नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो आप लोगों का हमको करवाना है, तो आज जो है अपना मूल रूप से शाम का क्लास होना था, लेकिन कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा एमसीक्यू के माध्यम से। तो आज जो मेन रूप से सेशन की बात करें तो आप लोगों का एमसीक्यू का सेशन रहेगा। तो एमसीक्यू में आप लोगों को क्वेश्चन जो है पूछना स्टार्ट करता हूँ, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है आप लोगों को रेगुलर करना है उनके बारे में आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। बताइए भाई, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसमें जो आपका वैसे राइट आंसर होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान आप लोगों का 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 रहता है। अभी जो पीएच मान की बात करने वाले हैं कि पीएच मान, तो आप लोगों का पीएच मान वो वैल्यू होती है जो किसी भी द्रव्य पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को प्रकट करती है। पीएच आप लोगों का एक स्केल होता है, जैसे कि आप लोगों का ये रहा स्केल। यहाँ पर आप लोगों का बीच में 0 नहीं, यहाँ पर 7 लिखा होता है इसमें ना। इधर की तरफ यदि आप लोग जाओगे तो 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से आप लोगों का लिखा होगा 6 5 4 3 2 1 है ना। इधर आप लोगों का लिखा रहता है 8 9 10 और 11 वगैरह है ना। तो इधर की जो प्रकृति आप लोगों का रहता है वो आप लोगों का एसिड बेस रहता है। मतलब यदि जो है कोई भी पदार्थ है उसका पीएच मान यदि 7 से कम है तो उसकी प्रकृति एसिड होगी, और यदि वो 7 से ज़्यादा है तो उसकी प्रकृति बेस होगी। ओके, तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा ना, बेस जिसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक गुण कहा जाता है। बताइए भाई, किसको दार्शनिक गुण कहा जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कि किसे दार्शनिक गुण कहा जाता है। दार्शनिक गुण की यदि हम बात करेंगे तो आप लोगों का जिंक ऑक्साइड, ZnO जिसको हम कहते हैं ZnO, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिंक ऑक्साइड को जो है आप लोग दार्शनिक गुण कहते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में नियोजित कंटेनर को क्या कहा जाता है। बताइए भाई, क्या कहा जाता है। देखो इसमें जो आपका वैसे राइट आंसर होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में नियोजित कंटेनर को क्या कहते हैं, तो उसको भाई हम वोल्टामीटर के नाम से जानते हैं। ओके, अगला, इलेक्ट्रोलिसिस में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें जो आप लोगों का क्या जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया रहती है उसमें आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ऑक्साइड मतलब किस पर होते हैं, आपको ये बताना है, कैथोड पर होते हैं कि एनोड पर होते हैं। बताइए किस पर होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया रहती है उसमें जो आप लोगों का प्रक्रिया किस पर संपन्न होती है, तो आप लोगों का एनोड पर जो है कंप्लीट होती है। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ इसमें आप लोगों को जाना था। कमी की प्रक्रिया किस पर रहती है। इलेक्ट्रोलिसिस की कमी वो अधिकता पर रहती है। अब कमी की बताइए, कमी की किस पर रहती है। अभी अधिकता की एनोड पर थी, तो कमी की किस पर होगी फिर। इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया जो आप लोगों की निम्न रूप से कंप्लीट जो होती है, धीमी प्रक्रिया, वो कैथोड पर संपन्न होती है। ए वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग शुष्क सेल या बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। तो बैटरी में जो है शुष्क सेल के रूप में या इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए, जो शुष्क सेल आप लोगों का रहता है बैटरी, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मूल रूप से अमोनियम क्लोराइड NaCl और आप लोगों का जिंक क्लोराइड ZnCl। तो अमोनियम क्लोराइड अमोनिया का NH3, Cl होता है फॉर्मूला के रूप में, NH4 नहीं आता, 3 आता है, NH3Cl, और जिंक क्लोराइड का ZnCl। काफ़ी हो गया टाइम, अब तो क्लियर होना चाहिए अपना प्रीलिम्स। मेहनत करेंगे, देखते हैं। लोहे के कंटेनर या जहाज द्वारा जस्ती है, तो आप लोगों का जो है गैल्वनाइज्ड मतलब उसको लोहे के कंटेनर पर किस चीज़ के ऊपर परत चढ़ाया जाता है। बताइए किस चीज़ का परत चढ़ाया जाता है। देखो लोहे के कंटेनर या जाल द्वारा जो उस पर गैल्वनाइजेशन मतलब उस पर जो परत चढ़ाई जाती है, गैल्वनाइजेशन की क्रिया क्या रहती है, किसी भी धातु को संरक्षण से बताने के लिए उस पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाई जाती है, इसको हम गैल्वनीकरण कहते हैं। तो लोहे पर जो धातु का कंटेनर रहता है उस पर भी जो है परत चढ़ाई जाती है एल्यूमिनियम की कि जिंक की, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित धातुओं में से किस में जंग लगने की प्रक्रिया होती है जब ये धातुएं हवा में मुक्त रहती हैं। तो बताइए भाई, किस में जंग लगने की प्रक्रिया रहती है तभी हवा में मुक्त होती हैं। बताइए भाई, देखो कौन सी धातु जंग लगने की प्रक्रिया में रहती है, तो ये धातुएं मुक्त अवस्था में घूमती रहती हैं। तो ये आप लोगों का गोल्ड जो है आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। ओके, कोई बात नहीं। सी वाला इसमें राइट आंसर, सॉरी ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्या गैल्वेनिक सेल प्रक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल जो आप लोगों की प्रक्रिया रहती है कैसी रहती है बताइए।
तो गैल्वेनिक सेल जो आप लोगों की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा मतलब रसायन जो भरा जाता है सेल के अंदर, जो रसायन भरा जाता है, जो रसायन ऊर्जा जो आप लोगों की होती थी वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती थी। तो आप लोगों का गैल्वेनिक सेल, कोई सा भी सेल हो, सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है ना। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया इंडोथर्मिक होती है, एक एक्सोथर्मिक रहती है। तो एक्सोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है बताइए। तो एक्सोथर्मिक की बात कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक जो आप लोगों की अभिक्रिया रहती है वो ताप विकसित हो जाता है, ताप विकसित होता है, इसे इसके चलते जो है आप लोगों का रहता है। तो एक्सोथर्मिक जो अभिक्रिया रहती है वो ताप विकसित होने से होती है, ठीक है। अगला जो इसमें आप लोगों का है एंडोथर्मिक अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक में ताप विकसित हो गया, और एंडोथर्मिक में क्या होगा भाई, जब एंडो का मैं अभी आपको समझाऊंगा, फिलहाल इसका आंसर दो पहले। एंडोथर्मिक प्रक्रिया जो आप लोगों की रहती है वो आप लोगों का ऊष्मा अवशोषित होती है इसमें, तो आप लोगों का ए वाला जो है राइट आंसर होगा। रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक दिशा में बाएं होती हैं, तो बाएं होती हैं तो कहाँ से कैसा क्या रहता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बताइए। रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में बाएं से दाएं होती हैं प्रतिवर्ती अभिक्रियाएं कहलाती हैं, तो प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया कहलाती हैं। ए वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। एक ही दिशा में होती हैं, बाएं से दाएं, तो दाहिना आप लोगों का ये रहता है, बाएं ये रहता है, तो बाएं से दाएं आप लोगों का होता है ये। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो माध्यम में रासायनिक अभिक्रियाओं की दरें क्या प्रभाव पड़ता है बताइए भाई दरों पर। ऐसा पदार्थ जिसके माध्यम में रासायनिक अभिक्रिया की दरें भाई क्या हो जाता है उत्प्रेरक में, अधिकांश समय में जो है उत्प्रेरक वैसे तो बढ़ाता है, लेकिन बात ये है कि बदल देता है, मतलब उत्प्रेरक जो आप लोगों का रहता है बढ़ाता भी है और घटाता भी है, दोनों काम करता है ना। इसीलिए स्पेशल बहस नहीं करना है, वैसे आप लोगों को बदल गया, आप लोगों का राइट आंसर होगा। अधिकांश परिस्थितियों में उत्प्रेरक जो बढ़ाता है, ठीक है। उत्प्रेरक का आविष्कार किसने किया था, उत्प्रेरक का आविष्कार कौन था, तो बर्जेलियस जो आप लोगों का था, आप लोगों का उत्प्रेरक का आविष्कार था, इंग्लिश में सही लिखा है बर्जेलियस। तेलों के हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में नियोजित उत्प्रेरक कौन सा है बताइए भाई, कौन सा उत्प्रेरक तेलों के हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में नियोजित होता है। तेलों की हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया जो नियोजित उत्प्रेरक इसमें आप लोगों का है वो निकेल, Ne होता तो नियोन होता, Ni है तो निकेल है, ओके। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है, Ne और Ni में क्या अंतर होता है। लीडर चैम्बर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है, लीडर चैम्बर प्रक्रिया बताइए भाई कौन सा उत्प्रेरक जो है प्रयुक्त किया जाता है। लीडर चैम्बर प्रक्रिया में जो आपका उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड आप लोगों का हिंदी में आ जाए तो आप लोगों को टिक करना है, ओके। संपर्क अभिक्रिया द्वारा H2SO4 के उत्पादन में नियोजित उत्प्रेरक कौन सा है। H2SO4 लिखा हुआ है, इसको कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत कर लेना, ओके। बताइए भाई संपर्क अभिक्रिया में जो है नियोजित उत्प्रेरक आप लोगों कौन सा है। संपर्क अभिक्रिया में जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, इसके उत्पादन में नियोजित उत्प्रेरक जो आप लोगों का रहता है वो प्लेटिनम के पाउडर होते हैं, तो आप लोगों का बी वाला आप लोगों का इसमें उपयोग करना है। हैवर की अभिक्रिया 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हैवर की प्रक्रिया के माध्यम से अमोनिया के उत्पादन में नियोजित उत्प्रेरक कौन सा है। बताइए भाई कौन सा उत्प्रेरक जो है अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। तो हैवर की प्रक्रिया के माध्यम से अमोनिया के उत्पादन में नियोजित उत्प्रेरक जो आप लोग का है वो मोलिब्डेनम, आप लोगों को नाम सुना होगा मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, ओके। क्योंकि हैवर की प्रक्रिया में जो अमोनियम उत्पादन में नियोजित उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया दर को अधिकांश परिस्थितियों में बढ़ाता है। बेसिक क्या परिवर्तन का आप लोगों का राइट आंसर होना था, मैंने अभी आपको बताया भी था। लेकिन हैवर अभिक्रिया में जो मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। ऊर्जा और व्यवहारिक जैव ईंधन इथेनॉल के वैकल्पिक स्रोतों की प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो बताइए भाई किससे उसके जो प्राप्त किया जा सकता है। देखो जो आपका दिया गया व्यवहारिक जैव ईंधन इथेनॉल में वैकल्पिक स्रोतों में प्रतियोगिता के रूप में मूल रूप से गन्ना का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में जो है हल्का सा एल्कोहल रहता है, आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, जो कुत्ते वगैरह रहते हैं उसको पी लेते हैं तो हिल जाते हैं बिल्कुल, है ना, तो उनमें हल्का सा आप लोगों का एल्कोहल रहता है। जब लाल वाष्प कोक पर जल वाष्प डाला जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं। देखो जब लाल वाष्प कोक पर, कोयला पर, जो आप लोग कोक का मतलब होता है कोयला, कोयला पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का यदि मिश्रण डाला जाता है, मिश्रण प्राप्त होता है, तो जो है पानी गैस आप लोगों का जो बनता है,
वाटर गैस जिसको हम कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? ये भी आप लोगों का कोई सी गैस ही होगा, तो इसको रट लेना हाल ही। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का गैसीय मिश्रण जो आप लोगों का है वो निर्माता गैस कहलाता है। इसको आप याद कैसे करोगे? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और आप लोगों का जब वाटर मैंने पानी गैस आप लोगों का होगा तो आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन, क्योंकि जल के अणुओं में हाइड्रोजन रहता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ेंगे तब तो आप लोगों का पानी बन पाए, क्योंकि हाइड्रोजन की आवश्यकता रहती है जल के निर्माण में। सेम कंडीशन गैसीय मिश्रण में आप लोगों का जब नाइट्रोजन मिलाएंगे तो निर्माता गैस, ना से ना को जोड़ दो, ना से ना को जोड़ दो, नाइट्रोजन मिलाएंगे तो निर्माता गैस का निर्माण होगा। ठीक है, इससे क्या है आप भूलोगे नहीं। ओके, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है भाई? नेचुरल गैस जो आप लोगों की रहती है उसका मुख्य घटक क्या है बताइए? मेन कंपाउंड आप लोगों का रहता है। मेन कंपाउंड नेचुरल गैस में आप लोगों का कौन सा रहता है? मीथेन रहता है। ब्यूटेन जो आप लोगों का रहता है वो किस में रहता है? एलपीजी में होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? अब आप कुछ लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया अभी। एलपीजी का मुख्य घटक आप लोगों का ब्यूटेन होगा। सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम कैलोरी मूल्य है? तो अधिकतम कैलोरी मूल्य किसका है आपको ये बताना है। बताइए भाई किसका है अधिकतम कैलोरी मूल्य? देखो अधिकतम कैलोरी मूल्य की बात कर रहा था, तो अधिकतम कैलोरी मूल्य जो आप लोगों का हाइड्रोजन का होता है, तो इसमें आप लोगों का हाइड्रोजन का अधिकतम कैलोरी मूल्य होता है। ये वाला आप लोगों का राइट आंसर है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन सी गैस जो है करेगी? तो उसका नाम बताइए भाई, क्या करेगा? मतलब हाइड्रोजन, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, क्या? भाई देखो जलता तो आपका बात सही है, लेकिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण की बात चली तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो आप लोगों का फैलाता है वो हाइड्रोजन गैस जो जलती है। हाइड्रोजन गैस जलती है भाई, अच्छा जैवीय ईंधन है हाइड्रोजन, बहुत जलता है। ठीक है, तो कोयला जलता तो है, जलने को तो ये भी जलते हैं, सारी चीज़ें जलने वाली हैं यहाँ पर, लेकिन कोयला जो है प्रदूषण बहुत फैलाता है, सबसे कम जो है हाइड्रोजन फैलाती है। विभिन्न प्रकार के कोयलों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा भिन्न भिन्न होती है, जिसमें निम्न में से इसका प्रतिशत सबसे कम होगा। तो आपको बताना है कि कोयले की कौन सी किस्म में जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है। बताइए भाई किसमें सबसे सर्वाधिक है? देखो आपसे पूछ रहा है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक जो है आप लोगों का एंथ्रासाइड जो कोयला रहता है उसमें रहता है। 96% इसमें कोयला पाया जाता है। कार्बन की जो 96% इसमें पाया जाता है। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? बताइए भाई किसको भूरा कोयला कहते हैं? भूरा कोयला मूल रूप से लिग्नाइट को कहते हैं, तो बी वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा रहती है लेकिन इतना कम नहीं रहती कि उसको भूरा कोयला कहते हैं। सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट। किसी भी ईंधन प्रदर्शन के विरोधी दस्तक गुण कौन से हैं? तो बताइए भाई विरोधी दस्तक गुण उसके कौन से हैं? ऑक्टेन नंबर जो आप लोग रहते हैं वो ईंधन प्रदर्शन के विरोधी गुण को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। ऑक्टेन नंबर सी वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा। मैनलीफ आवर्त सारणी को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? मैनलीफ की आवर्त सारणी को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया बताइए? वाला है कि हाइड्रोजन जो मैनलीफ की आवर्त सारणी थी वर्गीकृत जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित था? अब आप इसमें बता सकते हो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव पहले किसने रखा ये बताइए, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी का क्वेश्चन दूंगा। तो आधुनिक आवर्त का प्रस्ताव जो है मॉसले ने रखा था। न्यूलैंड की बात करें, न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। डोवेराइनर का तर्क नियम आया था, मैनलीफ का आवर्त नियम आया था और मॉसले का आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम जो है मॉसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? देखो प्राचीन आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान था, तो आधुनिक में क्या होगा अब आपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए ना। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया गया? तो आधार की बात करें तो ये परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था, और प्राचीन जो आप लोगों की थी उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था। इसको परमाणु क्रमांक के नाम से भी जानते हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे भारी धातु कौन सी है उसका नाम बताइए भाई? देखो निम्न में सबसे भारी धातु की बात कर रहा है तो प्लेटिनम इसमें आप लोगों को सबसे अधिक भारी धातु होती है। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी रहती है? वैसे तो आप लोगों का सबसे भारी धातु में भी इधर आप लोगों का ओस्मियम होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। जैसे यहाँ पर भी आप लोगों का सबसे हल्की धातु वैसे पारा होती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सी सबसे हल्की धातु होती है। सबसे हल्की धातु जो आप लोगों का लिथियम इसमें रहेगा।
तो इसमें लिथियम आप लोगों का डी वाला राइट आंसर होगा, है ना। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हल्के का मतलब यहाँ द्रव्यमान से नहीं किया है। हीलियम जो है हल्की गैस होती है, लेकिन वो अलग तरीके का, मतलब हीलियम इतना हल्का होता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हाइड्रोजन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहेगा? कौन सा तत्व सबसे अधिक मौलिक गुण है? बताइए भाई, कौन से तत्व में सर्वाधिक मौलिक गुण है? तो सबसे मौलिक गुण की बात करें तो परमाणु संख्या, किसी भी कोई भी हम तत्व पूछते हैं तो भाई यही पूछते हैं सबसे पहले कितना परमाणु क्रमांक क्या है उसका, टेबल में देखेंगे आवर्त सारणी में, तो कौन से नंबर पर देखें भाई? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक के लिए क्रमांक होना आवश्यक है। ओके, अयस्कों की चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने के लिए नियोजित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क जो आप लोग रहते हैं इसमें चुंबकीय कोई ना कोई रहता है तत्व, तो चुंबकीय प्रक्रिया को जो हटाने के लिए, अशुद्धियों को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई। चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया आप लोगों की नियोजित की जाती है उसको चुंबकीय पृथक्करण प्रक्रिया के नाम से हम जानते हैं, चुंबकीय पृथक्करण प्रक्रिया। सल्फाइड अयस्कों की एकाग्रता का परिचय क्या है? सल्फाइड अयस्कों की एकाग्रता प्रक्रिया जो आप लोगों की रहती है फोर्थ फ्लोटेशन प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं सी वाला, इसमें आपका राइट आंसर होगा। पारे का मुख्य अयस्क जो है क्या होता है? बताइए भाई, क्या होता है पारे का मुख्य अयस्क? अयस्क वो चीज़ें रहती हैं जिनसे हम धातुओं को प्राप्त करते हैं, तो पारे का मुख्य अयस्क कौन सा होता है ये बताइए। देखो, शनिवार जो आप लोगों का रहता है वो पारे का अयस्क रहता है, बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क रहता है, ठीक है। और ये पायराइट भी एल्यूमिनियम का है, ये भी एल्यूमिनियम के सारे के सारे। शनिवार, सिर्फ अकेला शनिवार जो है आप लोगों का पारे का अयस्क है, इसको पिघलाने पर जो है हमको द्रवित अवस्था में पारा प्राप्त होता है। तो रेडियम से निकाला गया तत्व कौन सा है? तो उस तत्व का नाम बताइए जो आप लोगों रेडियम से परिष्कृत किया गया है। रेडियम से निकाला गया जो तत्व आप लोगों का रहता है चुटकी का मिश्रण, या जिसको हम पिच ब्लेंड के नाम से जानते हैं, बी वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम धातु मुख्य रूप से अपने अयस्क से निकाली जाती है, तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है वो आपको बताना। बताइए भाई, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? ये बॉक्साइड आप लोगों का जो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क रहता है। हेमेटाइट और मैग्नीटाइट जो आप लोगों का लोहे का होता है, मैग्नीटाइट, ठीक है, डोलोमाइट, बॉक्साइट इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। गैलिना धातु का अयस्क है। गैलिना जो आपकी धातु है, किस धातु का अयस्क है गैलिना? बताइए। गैलिना धातु जो आपको अयस्क मुख्य रूप से है वो आप लोगों का कौन सा है भाई? जो गैलिना का मुख्य अयस्क आप लोगों का लेड जिसको हम कहते हैं पीवी, इसको डिनोट करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं। मोनोजाइट जो आप लोगों का है किस धातु का अयस्क है? अयस्क एक ना एक पूछ लिया जाता है, तो इसका याद होना आवश्यक है। काफ़ी इनसे हमको ये हिंट मिल रही है कि हम सभी धातुओं के अयस्कों को याद कर लें, है ना। मोनाजाइट जो आप लोगों का अयस्क है, मोनाजाइट 42 वाले का जो हम बोल रहे हैं, उसमें थोडियम आप लोगों का राइट आंसर होगा। मोनोजाइट का अयस्क आपका थोडियम होगा। वॉशिंग सोडा आप लोगों का रहता है ना, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने का, या धावन सोडा जिसको हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इसमें जो है वॉशिंग सोडा का सूत्र आप लोगों को पूछा गया था, डी वाला Na2CO3 × 10S2 आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। कभी कभार इसमें जो है जल के अणुओं की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ये 10 इसमें जल के अणुओं की संख्या रहती है। समुद्री जल में जो है निम्नलिखित में लवणों में से किसका लवणता में अधिकतम योगदान रहता है? बताइए भाई, किसका लवणता में अधिकतम योगदान रहता है, तो बताइए। समुद्री जल में लवणों में किसका लवणता में अधिकतम योगदान जो आप लोगों का रहता है, वो सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का रहता है, NaCl। जो आप लोगों का नमक का सूत्र रहता है उसमें भी पूर्ण रूप से जो है आप लोगों का खारापन रहता है NaCl में आप लोग का, है ना। तो जो नमक आप लोगों का है वो भी सोडियम क्लोराइड का ही बना होता है, और नमक का सूत्र भी NaCl ही होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला नियोजित रासायनिक आप लोगों को कौन सा है? बताइए भाई, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक आप लोगों का प्रयोग किया जाता है? तो फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक जो आप लोगों का है वो आप लोगों का V, मतलब सोडियम थायोसल्फेट इसमें आप लोगों का है। सोडियम थायोसल्फेट जो है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अत्यंत नरम खनिज बात जो है साबुन पत्थर मुख्य रूप से कौन सा है? तो बताइए भाई, कौन सा आप लोगों का रहता है? अत्यंत नरम बात साबुन जो आप लोगों का हम बोल रहे हैं वो आप लोगों का मैग्नीशियम सिलिकेट Mg, मैग्नीशियम सिलिकेट से आप लोगों का बनेगा, है ना।
अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पृथ्वी की पपड़ी में हालांकि एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, लेकिन एल्यूमिनियम लोहे की तुलना में महंगा क्यों है, ये हमारी समझ में नहीं आता। एल्यूमिनियम जो है भू पर पृथ्वी पर लोहे से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम महंगा क्यों है, इसका रीज़न आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको फिर बताए ना। पृथ्वी पर हालांकि एल्यूमिनियम की मात्रा की बात की जाए तो पृथ्वी पर जो है आप लोगों का डी वाला राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम की निष्कर्षण प्रक्रिया लोहे की निष्कर्षण प्रक्रिया की तुलना में अधिक महंगा आप लोगों का रहता है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम जो है महंगा होता है, क्योंकि इसका जो निष्करण किया जाता है, मतलब उसको जो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं वो कहीं ना कहीं अलग रूप में प्राप्त होती है, उसको एल्यूमिनियम बनाने में काफ़ी महंगा पड़ जाता है, इसीलिए उसकी महंगाई जो है धरती पर है। भारत में एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना के लिए बॉक्साइट के अलावा न्यूनतम आवश्यक पेरीमीटर निम्न में से क्या है, बताइए भाई क्या है। तो न्यूनतम आवश्यक पेरीमीटर का मतलब होता है वो चीज़ तो आपको चाहिए ही। तो न्यूनतम आवश्यक पेरीमीटर जो आप लोगों का है वो बिजली है, क्योंकि बिजली के बिना कोई भी संयंत्र लग पाना असंभव है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिर हम पुरानी चीज़ों पर थोड़ा डिस्कस करेंगे 5 मिनट, है ना। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो बताइए भाई कौन सा कथन आप लोगों का उचित है, इसको पढ़िए थोड़ा सा। एल्यूमिनियम की बात कर रहा है तो कौन सा कथन सही है। तो मूल रूप से जो है एल्यूमिनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में मौजूद है, क्योंकि पहले ही पॉइंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा में जो एल्यूमिनियम मौजूद है, इस वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था ना, पपड़ी में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है। तो सेम कंडीशन आप लोगों को यही है यहाँ पर भी। आज का अंतिम क्वेश्चन, पेरिस के प्लास्टर का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए भाई क्या है रासायनिक सूत्र इसका। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कई दफ़े पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर 2CaSO4 × H2O आप लोगों का राइट आंसर होगा। अभी आप लोग जो है इसका ध्यान जरूर रखना है। इसी के साथ आज की क्लास का जो है MCQ वाला पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आंसर शीट सहित आपको PDF ग्रुप में जो है उपलब्ध करवा दूँगा, ओके। अब जो हमारी ये क्लास जो है रह गई थी, कुछ एक चीज़ें आप लोग की रह गई थी, उनके ऊपर थोड़ा डिस्कशन मैं आपको करके बताता हूँ, है ना। इसी के साथ MCQ वाली क्लास जो आप लोग